प्रश्न। आर्कटिक महासागर में तेल की खोज के आर्थिक महत्व और इसके संभावित पर्यावरणीय परिणाम क्या है? 200 शब्द 12.5 अंक यूपीएससी सीएसी 2015। प्रस्तावना लगभग 25 शब्द। आर्कटिक महासागर में विशाल तेल एवं प्राकृतिक गैस संसाधनों की उपलब्धता वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, किंतु इनका दोहन अत्यंत संवेदनशील ध्रुवीय पारिस्थितिकी के लिए गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियां भी उत्पन्न करता है। मुख्य भाग। ऊर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक लाभ। आर्कटिक में उपलब्ध विशाल तेल एवं प्राकृतिक गैस भंडार ऊर्जा की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने, आयात पर निर्भरता घटाने तथा ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने में सहायक हो सकते हैं। इन संसाधनों के विकास से निवेश, रोजगार, अवसंरचना निर्माण तथा संबंधित उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है। रूस द्वारा आर्कटिक क्षेत्र में ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार इसका प्रमुख उदाहरण है। नए समुद्री व्यापार मार्गों का विकास। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ के पिघलने से आर्कटिक में नए समुद्री मार्ग खुल रहे हैं। इससे एशिया और यूरोप के बीच परिवहन दूरी तथा लागत कम हो सकती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को गति मिलेगी। नॉर्दर्न सी रूट इस दिशा में विशेष महत्व रखता है। पर्यावरणीय प्रदूषण एवं पारिस्थितिकीय जोखिम। आर्कटिक की अत्यधिक संवेदनशील जलवायु एवं समुद्री परिस्थितियों में यदि तेल रिसाव होता है, तो उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रह सकता है। अत्यधिक ठंड और बर्फ के कारण तेल की सफाई कठिन होती है, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर एवं स्थायी क्षति पहुंचने की आशंका रहती है। जैव विविधता एवं स्थानीय समुदायों पर प्रभाव। तेल अन्वेषण, जहाजों की बढ़ती आवाजाही तथा औद्योगिक गतिविधियों से ध्रुवीय भालू, सील, व्हेल तथा अन्य समुद्री जीवों के प्राकृतिक आवास प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही इनुइट जैसे स्थानीय आदिवासी समुदायों की पारंपरिक आजीविका, संस्कृति एवं खाद्य सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा। आर्कटिक में जीवाश्म ईंधनों के व्यापक दोहन से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ेगा, जिससे वैश्विक तापवृद्धि और तेज हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप आर्कटिक प्रवर्धन, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, हिमावरण के पिघलने तथा समुद्रस्तर वृद्धि जैसी समस्याएं और गंभीर हो सकती है। आप विश्व के मानचित्र में आर्कटिक महासागर, रूस, नॉर्वे, अलास्का, अमेरिका, ग्रीनलैंड तथा नॉर्दर्न सी रूट को दर्शाकर उत्तर को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। वैल्यू एडिशन। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यूएसजीएस के अनुसार विश्व के अप्रयुक्त तेल एवं प्राकृतिक गैस संसाधनों का बड़ा भाग आर्कटिक क्षेत्र में स्थित हो सकता है। आर्कटिक काउंसिल सतत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। आईपीसीसी ने आर्कटिक क्षेत्र में वैश्विक औसत की तुलना में अधिक तीव्र तापवृद्धि की चेतावनी दी है। ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक लाभों के साथ पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना सतत विकास की अनिवार्य आवश्यकता है। निष्कर्ष। लगभग 25 शब्द। आर्कटिक के ऊर्जा संसाधन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं, किंतु उनका दोहन पर्यावरणीय संतुलन, जैव विविधता संरक्षण तथा जलवायु उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देते हुए ही किया जाना चाहिए। प्रश्न 42। प्रश्न। भारत के सूखाग्रस्त और अर्धशुष्क क्षेत्रों में सूक्ष्म जल संभर, माइक्रो वाटरशेड विकास परियोजनाएं जल संरक्षण में किस प्रकार सहायक होती है? 200 शब्द 12.5 अंक यूपीएससी सीएसी 2016। प्रस्तावना लगभग 25 शब्द। सूक्ष्म जल संभर विकास वर्षा जल के समेकित एवं वैज्ञानिक प्रबंधन की प्रक्रिया है, जो सूखाग्रस्त एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण तथा सतत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का प्रभावी माध्यम है। मुख्य भाग। वर्षा जल का संचयन। सूक्ष्म जल संभर परियोजनाओं के अंतर्गत चेक डैम, खेत तालाब, परकोलेशन टैंक तथा अन्य जल संरचनाओं का निर्माण किया जाता है, जिससे वर्षा जल का बहाव कम होता है और उसका स्थानीय स्तर पर संचयन सुनिश्चित होता है। इससे जल की उपलब्धता में वृद्धि होती है। राजस्थान के जोहड़ इस दिशा में एक सफल उदाहरण है। भूजल पुनर्भरण। इन परियोजनाओं से वर्षा जल का भूमि में रिसाव बढ़ता है, जिससे भूजल स्तर में सुधार होता है तथा कुओं और नलकूपों में जल की उपलब्धता लंबे समय तक बनी रहती है। महाराष्ट्र के हिवरे बाजार में जल संभर विकास के माध्यम से भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। मृदा संरक्षण एवं अपर्दन नियंत्रण। कॉन्टूर बंडिंग, टेरेसिंग, घास एवं वृक्षारोपण जैसे उपाय सतही अपवाह को नियंत्रित करते हैं, जिससे उपजाऊ मृदा का संरक्षण होता है और भूमि की जलधारण क्षमता बढ़ती है। कर्नाटक के अनेक जल संभर क्षेत्रों में इन उपायों से मृदा अपर्दन में उल्लेखनीय कमी आई है। कृषि एवं ग्रामीण आजीविका में सुधार। जल उपलब्धता बढ़ने से सिंचित क्षेत्र का विस्तार होता है, फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलता है तथा कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि होती है।
तेलंगाना की मिशन काकतिया परियोजना ने जलाशयों के पुनर्जीवन के माध्यम से कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। सामुदायिक भागीदारी एवं सतत विकास। सूक्ष्म जल संभर परियोजनाओं की सफलता स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। सामुदायिक सहयोग से जल संरचनाओं का रखरखाव, जल का न्याय संगत उपयोग तथा प्राकृतिक संसाधनों का दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित होता है। हरियाणा का सुखो माजरी जल संभर परियोजना इस दृष्टि से एक आदर्श उदाहरण है। आप भारत के मानचित्र में राजस्थान, महाराष्ट्र, हिवरे बाजार, हरियाणा, सुखो माजरी, कर्नाटक तथा तेलंगाना को दर्शाकर प्रमुख जल संभर विकास क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। नीति आयोग ने जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल संभर आधारित प्रबंधन को अत्यंत प्रभावी रणनीति माना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट वर्षा जल संचयन एवं मृदा संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। अनुच्छेद 48 तथा अनुच्छेद 51 ग पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल देते हैं। वर्तमान में अटल भूजल योजना एवं जल शक्ति अभियान भूजल पुनर्भरण तथा सामुदायिक जल प्रबंधन को सुदृढ़ कर रहे हैं। सूक्ष्म जल संभर विकास जल सुरक्षा, सतत कृषि तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन का प्रभावी उपाय है। निष्कर्ष। लगभग 25 शब्द। सूक्ष्म जल संभर विकास परियोजनाएं जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, मृदा संरक्षण तथा ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ बनाती है। इसलिए सूखा प्रवण क्षेत्रों में यह सतत एवं समावेशी जल प्रबंधन की आधारभूत रणनीति है। प्रश्न 43। प्रश्न। भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की समस्याओं और संभावनाओं का विवरण दीजिए। 200 शब्द 12.5 अंक यूपीएससी सीएसी 2016। प्रस्तावना। लगभग 25 शब्द। अंतर्देशीय जल परिवहन नदियों, नहरों एवं झीलों के माध्यम से माल एवं यात्रियों के परिवहन की प्रणाली है। यह कम लागत, ऊर्जा दक्ष एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है, किंतु भारत में इसका उपयोग अभी भी सीमित है। मुख्य भाग। अमौसमी एवं अनियमित नदी प्रवाह। भारत की अधिकांश नदियां मानसूनी प्रकृति की है, जिसके कारण वर्षभर पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं रहता। शुष्क मौसम में जल स्तर कम होने से नौवहन प्रभावित होता है तथा नियमित परिवहन सेवाएं संचालित करना कठिन हो जाता है। गोदावरी एवं कृष्णा जैसी नदियां इस समस्या का प्रमुख उदाहरण हैं। गाद जमाव एवं कम गहराई। नदियों में निरंतर गाद के जमाव से जलमार्गों की गहराई घट जाती है, जिससे बड़े पोतों का संचालन बाधित होता है। नियमित ड्रेजिंग के अभाव में नौवहन क्षमता और कम हो जाती है। गंगा नदी के कई भागों में यह समस्या स्पष्ट रूप से देखी जाती है। अवसंरचना एवं संपर्क की कमी। अनेक जलमार्गों पर आधुनिक टर्मिनल, जेट्टी, गोदाम, नेविगेशन प्रणाली तथा सड़क एवं रेल से मल्टी मॉडल संपर्क का अभाव है। इससे अंतर्देशीय जल परिवहन की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के विकास के बावजूद इस क्षेत्र में व्यापक निवेश की आवश्यकता बनी हुई है। आर्थिक एवं पर्यावरणीय संभावनाएं। अंतर्देशीय जल परिवहन सड़क एवं रेल परिवहन की तुलना में अधिक किफायती, ईंधन कुशल तथा कम कार्बन उत्सर्जन वाला माध्यम है। भारी एवं थोक माल के परिवहन के लिए यह विशेष रूप से उपयुक्त है तथा इससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आती है। ब्रह्मपुत्र पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इसकी बढ़ती संभावनाओं को दर्शाता है। सरकारी पहल एवं भविष्य की संभावनाएं। राष्ट्रीय जलमार्गों का विस्तार, जलमार्ग विकास परियोजना, बंदरगाहों से बेहतर संपर्क तथा पीएम गतिशक्ति जैसी पहले अंतर्देशीय जल परिवहन को नई गति प्रदान कर रही है। यदि वैज्ञानिक नदी प्रबंधन, आधुनिक अवसंरचना और पर्यावरण संरक्षण पर समान रूप से ध्यान दिया जाए, तो यह भारत की परिवहन प्रणाली का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। आप भारत के मानचित्र में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 केरल, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी नदी को दर्शाकर प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्गों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI देश में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास हेतु प्रमुख संस्था है। जलमार्ग विकास परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को विश्वस्तरीय जलमार्ग के रूप में विकसित करना है। वर्तमान में पीएम गतिशक्ति तथा सागरमाला कार्यक्रम के साथ जलमार्गों के एकीकरण से लॉजिस्टिक्स लागत कम करने और मल्टी मॉडल परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही जलमार्गों के विकास के दौरान नदी पारिस्थितिकी तथा गंगा डॉल्फिन जैसी जलीय जैव विविधता के संरक्षण को भी समान महत्व देना आवश्यक है। निष्कर्ष। लगभग 25 शब्द। अंतर्देशीय जल परिवहन भारत के लिए सस्ता, हरित एवं टिकाऊ परिवहन विकल्प है। उचित अवसंरचना,
वैज्ञानिक नदी प्रबंधन तथा पर्यावरणीय संतुलन के साथ यह देश की लॉजिस्टिक्स क्षमता और आर्थिक विकास को नई दिशा दे सकता है। मानचित्र मैप आइडिया। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित करें। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1 गंगा नदी प्रयागराज हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 NW2 ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी सादिया। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 NW3 केरल का पश्चिमी तटीय नहर तंत्र कोल्लम कोट्टापुरम। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी। प्रश्न 44। प्रश्न, सिंधु जल संधि का विवरण प्रस्तुत कीजिए और बदलते द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में इसके पारिस्थितिक, आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। 200 शब्द 12.5 अंक यूपीएससी CAC 2016। प्रस्तावना लगभग 25 शब्द। सिंधु जल संधि 1960 भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे से संबंधित एक ऐतिहासिक समझौता है। बदलते भूराजनीतिक संबंधों, जलवायु परिवर्तन तथा बढ़ती जल मांग के कारण इसके महत्व और चुनौतियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। मुख्य भाग। सिंधु जल संधि का विवरण। विश्व बैंक की मध्यस्थता में संपन्न इस संधि के अनुसार रावी, ब्यास और सतलुज जैसी पूर्वी नदियों का जल उपयोग भारत को तथा सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी पश्चिमी नदियों का अधिकांश जल उपयोग पाकिस्तान को प्रदान किया गया। साथ ही दोनों देशों के बीच सहयोग बनाए रखने के लिए स्थायी सिंधु आयोग परमानेंट इंडस कमीशन की स्थापना की गई। बी पारिस्थितिक निहितार्थ। संधि नदी प्रवाह के प्रबंधन का आधार प्रदान करती है, किंतु जलवायु परिवर्तन, हिमालयी हिमनदों के तीव्र पिघलने तथा वर्षा की अनिश्चितता ने सिंधु बेसिन की पारिस्थितिकी को नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया है। भविष्य में जल उपलब्धता एवं नदी तंत्र की स्थिरता बनाए रखना अधिक कठिन हो सकता है। सी आर्थिक निहितार्थ। सिंधु नदी प्रणाली दोनों देशों की कृषि, सिंचाई, पेयजल तथा जल विद्युत उत्पादन का प्रमुख आधार है। भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर अनुमत सीमा के भीतर संचालित किशनगंगा जैसी जल विद्युत परियोजनाएं ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देती है, जबकि पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था भी इस नदी तंत्र पर अत्यधिक निर्भर है। डी राजनीतिक एवं सामरिक निहितार्थ। भारत पाकिस्तान के बीच अनेक राजनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी तनावों के बावजूद सिंधु जल संधि निरंतर लागू रही है। यह संधि दोनों देशों के बीच संवाद एवं सहयोग का महत्वपूर्ण माध्यम रही है, जबकि समय समय पर परियोजनाओं को लेकर मतभेद भी सामने आते रहे हैं। ई आलोचनात्मक मूल्यांकन। बदलती जलवायु, बढ़ती जनसंख्या, जल की बढ़ती मांग तथा सीमा पार तनाव को देखते हुए केवल जल बंटवारा पर्याप्त नहीं है। प्रभावी डेटा साझाकरण, वैज्ञानिक नदी बेसिन प्रबंधन, तकनीकी सहयोग तथा विश्वास निर्माण उपायों को सुदृढ़ करना समय की आवश्यकता है। आप भारत के मानचित्र में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज तथा किशनगंगा जल विद्युत परियोजना को दर्शाकर उत्तर को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। वैल्यू एडिशन। विश्व बैंक की मध्यस्थता में वर्ष 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय नदियों के न्यायसंगत एवं सतत उपयोग पर बल देता है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, हिमालयी हिमनदों का तीव्र पिघलना तथा बढ़ती जल मांग इस संधि के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रहे हैं। आथा जल कूटनीति, नदी बेसिन आधारित प्रबंधन, जलवायु लचीलापन तथा सतत जल प्रबंधन की दिशा में सहयोग को और सुदृढ़ करना आवश्यक है। निष्कर्ष लगभग 25 शब्द। सिंधु जल संधि दक्षिण एशिया में सीमा पार जल सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण है। बदलती परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रबंधन, पारस्परिक विश्वास तथा सतत जल कूटनीति ही इसकी दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित कर सकती है। मानचित्र मैप आइडिया। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित करें। सिंधु नदी, इंडस, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी, किशनगंगा जल विद्युत परियोजना, जम्मू कश्मीर। प्रश्न 45। प्रश्न, भारत के प्रमुख शहर बाढ़ की चपेट में आने की आशंका से ग्रस्त होते जा रहे हैं। चर्चा कीजिए। 200 शब्द 12.5 अंक यूपीएससी CAC 2016। प्रस्तावना लगभग 25 शब्द। भारत के प्रमुख शहर तीव्र शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन तथा अव्यवस्थित भूमि उपयोग के कारण शहरी बाढ़, अर्बन फ्लडिंग की बढ़ती घटनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं। यह प्राकृतिक एवं मानवजनित कारकों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। मुख्य भाग। अनियोजित शहरीकरण। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण कंक्रीटीकरण में वृद्धि हुई है, जिससे वर्षा जल का भूमि में अवशोषण कम हो गया है। साथ ही प्राकृतिक जल निकासी मार्गों एवं बाढ़ मैदानों पर अतिक्रमण होने से वर्षा जल का प्रवाह बाधित होता है और अल्प अवधि की वर्षा भी बाढ़ का रूप ले लेती है। हैदराबाद में हाल के वर्षों की शहरी बाढ़ इसका प्रमुख उदाहरण है।
बी जल निकायों एवं आर्द्र भूमियों का अतिक्रमण। शहरों में झीलों, तालाबों तथा आर्द्र भूमियों के सिकुड़ने या समाप्त होने से अतिरिक्त वर्षा जल के प्राकृतिक संचयन की क्षमता घट गई है। परिणामस्वरूप थोड़ी अधिक वर्षा होने पर भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बेंगलुरु की झीलों पर हुए अतिक्रमण ने इस समस्या को और गंभीर बनाया है। सी जलवायु परिवर्तन एवं अत्यधिक वर्षा। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से कम समय में अत्यधिक वर्षा की घटनाएं बढ़ रही है। जब इतनी अधिक मात्रा में वर्षा अल्प समय में होती है तो शहरों की जल निकासी व्यवस्था उसे संभाल नहीं पाती। वर्ष 2005 में मुंबई में हुई अभूतपूर्व वर्षा इसका प्रमुख उदाहरण है। डी अपर्याप्त जल निकासी एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। अनेक भारतीय शहरों की जल निकासी प्रणाली पुरानी, अपर्याप्त तथा अनियोजित है। नालों में ठोस अपशिष्ट जमा होने से जल का प्रवाह बाधित होता है, जिससे व्यापक जलभराव और शहरी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। वर्ष 2015 की चेन्नई बाढ़ ने इस समस्या को स्पष्ट रूप से उजागर किया। निवारण के उपाय। शहरी बाढ़ के प्रभावी समाधान के लिए स्पंज सिटी मॉडल, वर्षा जल संचयन, आर्द्र भूमियों एवं जल निकायों का संरक्षण, GIS आधारित बाढ़ पूर्वानुमान, वैज्ञानिक शहरी नियोजन तथा प्रकृति आधारित समाधान अपनाना आवश्यक है। स्मार्ट सिटीज मिशन और अमृत जैसी पहले इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। आप भारत के मानचित्र में मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु तथा दिल्ली को दर्शाकर शहरी बाढ़ से प्रभावित प्रमुख शहरों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने अनियोजित शहरीकरण, जल निकायों पर अतिक्रमण तथा अपर्याप्त जल निकासी को शहरी बाढ़ के प्रमुख कारणों के रूप में चिन्हित किया है। संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियां कार्यक्रम अनहैबिटेट जलवायु लचीले शहरों के विकास पर बल देता है। अनुच्छेद 48 एवं अनुच्छेद 51 ग पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य एवं नागरिकों की जिम्मेदारी को रेखांकित करते हैं। वर्तमान में अमृत 2.0 स्मार्ट सिटीज मिशन तथा स्पंज सिटी अवधारणा शहरी बाढ़ के जोखिम को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। निष्कर्ष। लगभग 25 शब्द। शहरी बाढ़ आज प्राकृतिक आपदा से अधिक मानवजनित चुनौती बन चुकी है। सतत शहरी नियोजन, जल निकायों का संरक्षण तथा जलवायु लचीले अवसंरचना विकास से ही इसका स्थायी समाधान संभव है। मानचित्र मैप आइडिया। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को अंकित करें। मुंबई 2005 की शहरी बाढ़, चेन्नई 2015 की शहरी बाढ़, हैदराबाद अनियोजित शहरीकरण एवं जलभराव, बेंगलुरु झीलों एवं आर्द्र भूमियों पर अतिक्रमण, दिल्ली यमुना बाढ़ मैदान एवं शहरी बाढ़ जोखिम। प्रश्न 46। प्रश्न। भारत में बाढ़ को सिंचाई के सतत स्रोत और हर मौसम में चलने वाले अंतर्देशीय जल परिवहन में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। 250 शब्द 15 अंक UPSC CAC 2017। प्रस्तावना। लगभग 25 शब्द। भारत में बाढ़ को सामान्यतः एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जाता है, किंतु समेकित जल संसाधन प्रबंधन एवं वैज्ञानिक नदी बेसिन नियोजन के माध्यम से इसे सिंचाई, जल संरक्षण तथा अंतर्देशीय जल परिवहन के स्थायी संसाधन में परिवर्तित किया जा सकता है। मुख्य भाग। अब बहुउद्देशीय जलाशयों एवं बांधों का विकास। बाढ़ के दौरान प्राप्त अतिरिक्त जल का संग्रह बहुउद्देशीय बांधों एवं जलाशयों में किया जा सकता है। इससे सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत उत्पादन तथा सूखे के समय जल उपलब्धता सुनिश्चित होती है। ओडिशा का हीराकुंड बांध इस प्रकार के समेकित जल प्रबंधन का महत्वपूर्ण उदाहरण है। बी नदी परस्पर जोड़, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। अधिक जल वाले नदी बेसिनों से जल की कमी वाले क्षेत्रों तक जल का स्थानांतरण बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विस्तार दोनों में सहायक हो सकता है। इससे जल संसाधनों का संतुलित उपयोग संभव होगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना इस दिशा में एक प्रमुख पहल है। सी जल संभर विकास एवं भूजल पुनर्भरण। चेक डैम, परकोलेशन टैंक, खेत तालाब तथा अन्य रिचार्ज संरचनाओं के माध्यम से बाढ़ के जल का संचयन कर भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है। इससे सिंचाई की स्थायी व्यवस्था विकसित होती है तथा सूखे की स्थिति से निपटने की क्षमता बढ़ती है। महाराष्ट्र का हिवरे बाजार इसका सफल उदाहरण है। डी अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास। नदियों की नियमित ड्रेजिंग, आधुनिक टर्मिनलों का निर्माण तथा न्यूनतम नवहन गहराई बनाए रखने से वर्ष भर जल परिवहन संचालित किया जा सकता है। इससे सड़क एवं रेल पर दबाव कम होगा, परिवहन लागत घटेगी तथा कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। राष्ट्रीय जलमार्ग एक इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। समेकित नदी बेसिन प्रबंधन एवं बाढ़ मैदान नियोजन। बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली, बाढ़ मैदानों का वैज्ञानिक उपयोग, आर्द्र भूमियों का संरक्षण तथा नदी बेसिन आधारित नियोजन बाढ़ के जल का प्रभावी एवं सतत उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं।
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जैसी पहले नदी तंत्र के समग्र प्रबंधन को बढ़ावा दे रही है। आप भारत के मानचित्र में गंगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ब्रह्मपुत्र, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, हीराकुंड बांध, केन-बेतवा लिंक परियोजना तथा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को दर्शाकर बाढ़ प्रबंधन एवं जल संसाधन विकास से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। नीति आयोग ने समेकित जल संसाधन प्रबंधन IWRM तथा नदी बेसिन आधारित नियोजन को जल सुरक्षा की आधारभूत रणनीति माना है। जल मार्ग विकास परियोजना एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल संसाधनों के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करती है। अनुच्छेद 48 तथा अनुच्छेद 51 ग पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल देते हैं। वर्तमान में PM गतिशक्ति, अटल भूजल योजना तथा राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 जल संसाधनों के समन्वित एवं सतत उपयोग को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। निष्कर्ष। लगभग 25 शब्द। वैज्ञानिक जल प्रबंधन, नदी बेसिन नियोजन तथा आधुनिक अवसंरचना के माध्यम से भारत पार को आपदा से संसाधन में बदलकर जल सुरक्षा, सिंचाई, अंतर्देशीय जल परिवहन एवं सतत विकास के लक्ष्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त कर सकता है। प्रश्न 47। प्रश्न। पेट्रोलियम रिफाइनरियां कच्चे तेल उत्पादन क्षेत्रों के निकट स्थित होना आवश्यक नहीं है, विशेषकर कई विकासशील देशों में। इसके निहितार्थों को स्पष्ट कीजिए। 250 शब्द 15 अंक UPSC CSE 2017। प्रस्तावना। लगभग 25 शब्द। पेट्रोलियम रिफाइनरी कच्चे तेल को विभिन्न उपयोगी पेट्रोलियम उत्पादों में परिवर्तित करने वाला उद्योग है। आधुनिक परिवहन, पाइपलाइन नेटवर्क तथा वैश्विक व्यापार के विकास के कारण रिफाइनरियों का स्थान निर्धारण अब केवल तेल उत्पादक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रह गया है। मुख्य भाग। अब बाजार के निकट स्थापना। रिफाइनरियों को बड़े उपभोक्ता बाजारों के निकट स्थापित करने से परिष्कृत उत्पादों के परिवहन की लागत एवं समय में कमी आती है। साथ ही ईंधन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती है और वितरण प्रणाली अधिक दक्ष बनती है। हरियाणा की पानीपत रिफाइनरी इसका प्रमुख उदाहरण है। बंदरगाह आधारित रिफाइनरियां। कई विकासशील देश अपनी अधिकांश कच्चे तेल की आवश्यकता आयात से पूरी करते हैं। इसलिए गहरे समुद्री बंदरगाहों के निकट रिफाइनरियां स्थापित करना अधिक लाभकारी होता है, क्योंकि इससे कच्चे तेल के आयात और परिष्कृत उत्पादों के निर्यात दोनों में सुविधा मिलती है। गुजरात की जामनगर रिफाइनरी इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। परिवहन एवं पाइपलाइन नेटवर्क का विकास। आधुनिक पाइपलाइन, तेल टैंकर, रेल एवं सड़क नेटवर्क ने कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन को सरल एवं किफ़ायती बना दिया है। इससे रिफाइनरियों को तेल उत्पादक क्षेत्रों से दूर स्थापित करना भी आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो गया है। ओडिशा की पारादीप रिफाइनरी इस प्रवृत्ति को दर्शाती है। आर्थिक एवं औद्योगिक लाभ। रिफाइनरियों के आसपास पेट्रोकेमिकल उद्योग, उर्वरक उद्योग तथा अन्य सहायक उद्योगों का विकास होता है, जिससे रोजगार, निवेश और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। जामनगर आज विश्व के प्रमुख पेट्रोकेमिकल एवं रिफाइनिंग केंद्रों में से एक है। पर्यावरणीय एवं रणनीतिक निहितार्थ। तटीय क्षेत्रों में रिफाइनरियों की अधिकता से समुद्री प्रदूषण तथा तेल रिसाव का जोखिम बढ़ सकता है। दूसरी ओर, बड़ी रिफाइनिंग क्षमता ऊर्जा सुरक्षा, निर्यात वृद्धि तथा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण को सुदृढ़ करती है। इसलिए आर्थिक लाभों के साथ पर्यावरणीय प्रबंधन भी समान रूप से आवश्यक है। आप भारत के मानचित्र में जामनगर, पानीपत, पारादीप, मुंबई, विशाखापट्टनम तथा मथुरा रिफाइनरियों को दर्शाकर भारत के प्रमुख पेट्रोलियम शोधन केंद्रों एवं उनके भौगोलिक वितरण को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार ऊर्जा अवसंरचना के विकास में बाजार, परिवहन तथा लॉजिस्टिक्स का महत्व लगातार बढ़ रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार भारत विश्व के प्रमुख रिफाइनिंग हबों में उभर रहा है तथा परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का महत्वपूर्ण निर्यातक भी है। वर्तमान में पश्चिमी तट पर रिफाइनिंग क्षमता का विस्तार, ऊर्जा सुरक्षा एवं निर्यातोन्मुख औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान कर रहा है। रिफाइनरियों का स्थान निर्धारण केवल कच्चे तेल की उपलब्धता पर नहीं, बल्कि बाजार, बंदरगाह, परिवहन, पर्यावरणीय वहन क्षमता तथा रणनीतिक आवश्यकताओं पर भी निर्भर करता है। निष्कर्ष। लगभग 25 शब्द। आधुनिक परिवहन, वैश्विक व्यापार तथा उन्नत लॉजिस्टिक्स ने रिफाइनरियों के स्थान निर्धारण की पारंपरिक अवधारणा को बदल दिया है। आज आर्थिक दक्षता, ऊर्जा सुरक्षा एवं बाजार की निकटता अधिक महत्वपूर्ण निर्धारक बन चुके हैं। प्रश्न 49। प्रश्न। भारत के आकांक्षी जिलों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के रूपांतरण के लिए प्रमुख रणनीतियों का उल्लेख करें और इसकी सफलता के लिए अभिसरण, कन्वर्जेंस, सहयोग, कोलैबोरेशन और प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन की प्रकृति को स्पष्ट करें।
250 शब्द 15 अंक यूपीएससी सीएसी 2018। प्रस्तावना लगभग 25 शब्द। आकांक्षी जिला कार्यक्रम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम का उद्देश्य देश के अपेक्षाकृत पिछड़े जिलों का तीव्र, समावेशी एवं परिणामाधारित विकास सुनिश्चित करना है। यह अभिसरण, सहयोग तथा प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों पर आधारित एक अभिनव प्रशासनिक पहल है। मुख्य भाग। प्रमुख रणनीतियाँ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा आधारभूत अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वास्तविक समय के आंकड़ों के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन एवं परिणामों की सतत निगरानी की जाती है, जिससे विकास की गति तेज हो सके। अभिसरण कॉन्वर्जेंस। इस कार्यक्रम की सफलता का प्रमुख आधार केंद्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं, वित्तीय संसाधनों तथा प्रशासनिक प्रयासों का समन्वित उपयोग है। आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, जल जीवन मिशन तथा अन्य योजनाओं के अभिसरण से संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। सहयोग कोलैबोरेशन। कार्यक्रम में नीति आयोग, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, निजी क्षेत्र, विकास साझेदारों, स्वयंसेवी संगठनों तथा स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया गया है। यह बहुहितधारक, मल्टी स्टेक होल्डर दृष्टिकोण स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास को गति प्रदान करता है। प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से जिलों के प्रदर्शन का नियमित मूल्यांकन किया जाता है। इससे जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित होती है तथा बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों के नवाचार अन्य जिलों के लिए प्रेरणा बनते हैं। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति का उदाहरण है। चुनौतियां एवं आगे की राह। कार्यक्रम की सफलता के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, प्रशासनिक क्षमता, गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन तथा क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना आवश्यक है। इसके साथ ही डेटा आधारित शासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी, जनभागीदारी तथा स्थानीय नवाचारों को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। आप भारत के मानचित्र में आकांक्षी जिलों के प्रमुख वितरण क्षेत्र तथा बीजापुर, छत्तीसगढ़, मलकानगिरी, ओडिशा, नंदुरबार, महाराष्ट्र एवं बहराइच, उत्तर प्रदेश को दर्शाकर कार्यक्रम के भौगोलिक विस्तार को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। नीति आयोग ने वर्ष 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य 112 जिलों का समग्र एवं परिणामाधारित विकास सुनिश्चित करना है। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के स्थानीयकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुच्छेद 38 सामाजिक एवं आर्थिक न्याय तथा अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों के हितों के संरक्षण पर बल देता है। वर्तमान में रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग, डेल्टा रैंकिंग तथा डिजिटल गवर्नेंस ने इस कार्यक्रम की प्रभावशीलता को और सुदृढ़ किया है। परिणामस्वरूप यह सहयोगात्मक संघवाद, डेटा संचालित नीति निर्माण तथा समावेशी विकास का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है। निष्कर्ष लगभग 25 शब्द। आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की दिशा में एक प्रभावी पहल है। अभिसरण, सहयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से यह संतुलित, समावेशी एवं सतत विकास की मजबूत आधारशिला स्थापित करता है। प्रश्न 50। प्रश्न: भारत में औद्योगिक गलियारों इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का क्या महत्व है? औद्योगिक गलियारों की पहचान करते हुए उनकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 250 शब्द 15 अंक यूपीएससी सीएसी 2018। प्रस्तावना लगभग 25 शब्द। औद्योगिक गलियारे ऐसे नियोजित विकास क्षेत्र हैं जहां उद्योग, परिवहन, लॉजिस्टिक्स एवं विश्वस्तरीय अवसंरचना का समेकित विकास किया जाता है। इनका उद्देश्य विनिर्माण को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना है। मुख्य भाग: आर्थिक विकास एवं विनिर्माण को बढ़ावा। औद्योगिक गलियारे घरेलू एवं विदेशी निवेश को आकर्षित कर विनिर्माण गतिविधियों, निर्यात तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करते हैं। इससे अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों को गति मिलती है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC इसका प्रमुख उदाहरण है। रोजगार एवं नियोजित शहरीकरण। इन गलियारों के विकास से नए औद्योगिक नगरों का निर्माण होता है, जिससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। साथ ही नियोजित शहरीकरण, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक अवसंरचना का भी विकास होता है। चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा CBIC इस प्रवृत्ति को दर्शाता है। प्रमुख औद्योगिक गलियारे। भारत में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा AKIC, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा CBIC, विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा VCIC तथा बेंगलुरु मुंबई आर्थिक गलियारा BMEC
जैसे अनेक औद्योगिक गलियारों का विकास किया जा रहा है। इनका उद्देश्य क्षेत्रीय औद्योगिक विकास एवं लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। डी मुख्य विशेषताएं। औद्योगिक गलियारों की प्रमुख विशेषताओं में मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क, समर्पित माल गलियारे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, स्मार्ट औद्योगिक नगर, लॉजिस्टिक्स पार्क, डिजिटल कनेक्टिविटी तथा विश्वस्तरीय औद्योगिक अवसंरचना शामिल हैं। ये विशेषताएं उत्पादन लागत घटाने एवं आपूर्ति श्रृंखला को अधिक दक्ष बनाने में सहायक है। ई चुनौतियां एवं आगे की राह। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय प्रभाव, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा क्षेत्रीय असमानताओं जैसी चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। हरित औद्योगिकीकरण, सतत अवसंरचना, कौशल विकास तथा पीएम गतिशक्ति जैसी पहलों के माध्यम से औद्योगिक गलियारों की क्षमता को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। आप भारत के मानचित्र में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा AKIC, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा CBIC, विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा VCIC तथा बेंगलुरु मुंबई आर्थिक गलियारा BMEC को दर्शाकर भारत के प्रमुख औद्योगिक गलियारों के भौगोलिक वितरण को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NICDC देश में औद्योगिक गलियारों के विकास का प्रमुख संस्थागत निकाय है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। अनुच्छेद 38 संतुलित आर्थिक विकास तथा अनुच्छेद 39B संसाधनों के न्याय संगत वितरण पर बल देता है। वर्तमान में पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति तथा मेक इन इंडिया जैसी पहले औद्योगिक गलियारों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। औद्योगिक क्लस्टर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स एवं स्मार्ट औद्योगिक नगर भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार प्रदान कर रहे हैं। निष्कर्ष। लगभग 25 शब्द। औद्योगिक गलियारे भारत में विनिर्माण, निवेश, रोजगार एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास को नई गति प्रदान कर रहे हैं। सतत एवं समावेशी औद्योगिकीकरण के माध्यम से ये भारत की वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को और सुदृढ़ बना सकते हैं। प्रश्न 51। प्रश्न। भारत में मत्स्य पालन के विकास के लिए नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन को परिभाषित करते हुए समस्याओं और रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। 250 शब्द, 15 अंक। UPSC CAC 2018। प्रस्तावना। लगभग 25 शब्द। नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता एवं मछुआरों की आय में वृद्धि करते हुए समुद्री एवं अंतर्देशीय मत्स्य संसाधनों का सतत, समावेशी एवं वैज्ञानिक विकास सुनिश्चित करना है। मुख्य भाग। नीली क्रांति का अर्थ एवं महत्व। नीली क्रांति समुद्री मत्स्य पालन, अंतर्देशीय मत्स्य पालन, जलीय कृषि, एक्वाकल्चर, मत्स्य प्रसंस्करण तथा निर्यात के समग्र विकास की रणनीति है। इसका उद्देश्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, रोजगार सृजन, विदेशी मुद्रा अर्जन तथा ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। बी प्रमुख समस्याएं। भारत के मत्स्य क्षेत्र को अत्यधिक मत्स्य दोहन, समुद्री एवं तटीय प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, समुद्री तापमान में वृद्धि तथा आधुनिक तकनीकों के सीमित उपयोग जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अरब सागर में अत्यधिक मत्स्य दोहन के कारण कई मत्स्य प्रजातियों पर दबाव बढ़ा है। सी अवसंरचना एवं विपणन संबंधी चुनौतियां। अनेक तटीय क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज, मत्स्य प्रसंस्करण इकाइयों, आधुनिक मत्स्य बंदरगाहों, परिवहन एवं विपणन सुविधाओं का अभाव है। इसके कारण मछुआरों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता तथा कटाई के बाद होने वाली क्षति, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी अधिक रहती है। आंध्र प्रदेश में इन सुविधाओं के विस्तार से मत्स्य क्षेत्र को उल्लेखनीय लाभ मिला है। डी विकास की रणनीतियां। जलीय कृषि का विस्तार, गहरे समुद्र में मत्स्य पालन, आधुनिक नौकाओं एवं नेविगेशन तकनीकों का उपयोग, गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज, वित्तीय सहायता, बीमा, मूल्य संवर्धन तथा फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोत्साहन देकर मत्स्य क्षेत्र की उत्पादकता एवं आय में वृद्धि की जा सकती है। ई सतत मत्स्य प्रबंधन। मत्स्य संसाधनों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का विकास, प्रजनन काल में मत्स्य निषेध, वैज्ञानिक मत्स्य आकलन तथा जिम्मेदार मत्स्य पालन को बढ़ावा देना आवश्यक है। FAO द्वारा जारी कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर रिस्पॉन्सिबल फिशरीज इस दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करता है। आप भारत के मानचित्र में गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी को दर्शाकर भारत के प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों एवं समुद्री संसाधनों के वितरण को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO सतत एवं जिम्मेदार मत्स्य प्रबंधन पर विशेष बल देता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तथा ब्लू रिवोल्यूशन योजना मत्स्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण,
अवसंरचना विकास एवं मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित कर रही है। भारत विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक तथा जलीय कृषि उत्पादक देशों में शामिल है और ब्लू इकोनॉमी के विकास पर विशेष ध्यान दे रहा है। आर्थिक उत्पादन वृद्धि के साथ समुद्री जैव विविधता, तटीय पारिस्थितिकी तथा मछुआरा समुदायों की आजीविका के संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। निष्कर्ष: लगभग 25 शब्द। नीली क्रांति भारत की खाद्य सुरक्षा, पोषण, निर्यात एवं तटीय आजीविका को सुदृढ़ बनाने की महत्वपूर्ण पहल है। सतत मत्स्य प्रबंधन, आधुनिक अवसंरचना तथा वैज्ञानिक नवाचार इसके दीर्घकालिक विकास की आधारशिला है। प्रश्न 53। प्रश्न: भारत